सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर सीरीज की ये चौथी वीडियो है। यदि आपने पहले के 3 वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को विजिट करके अवश्य देख लीजिएगा। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। 91वां क्वेश्चन, एक क्षेत्र प्रयोग या फील्ड एक्सपेरिमेंट किसको संदर्भ में लिया जाता है? मतलब फील्ड एक्सपेरिमेंट को किस संदर्भ में लिया जाता है? तो वास्तविक संसार में या प्रयोगशाला या वास्तविक संसार प्रयोगशाला दोनों में या प्राकृतिक पर्यावरण में? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक संसार। फिर आगे चलते हैं। वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है? अनिवार्य रूप से शामिल करना होता है किस में? केवल प्रयोगशाला प्रयोगों में, नियंत्रित अवलोकन में, या विश्लेषण तैयार करने में, या उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा उत्तर इनमें से? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रित अवलोकन में अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। एक सहसंबंधी या को रिलेशन अध्ययन क्या निर्धारित करता है? तो स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच संबंध, या प्रतिभागी पर पर्यवेक्षक का प्रभाव, कारण और प्रभाव का संबंध, या दो घटनाओं के बीच का संबंध? इनमें से क्या हो जाएगा उत्तर, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो घटनाओं के बीच का संबंध को ही एक सहसंबंधी अध्ययन कहा जाता है। फिर आगे है, निम्न में से किसको गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना जाता है? विशेष गुण निकालना है गुणात्मक अनुसंधान का। तो निगमनात्मक होना, आगमनात्मक होना, या निगमनात्मक या प्रेरक होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर इनमें से? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक होना। ठीक है ना, ये हो जाएगा उत्तर। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन से संबंधित है? सृजन से संबंधित। तो आगमनात्मक अनुसंधान, निगमनात्मक अनुसंधान, दोनों प्रेरक और निगमनात्मक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, आगमनात्मक अनुसंधान जो है ये सृजन से संबंध रखते हैं, नई 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 थ्योरी निकालने के संदर्भ में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है? सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित अनुसंधान कौन सा है? तो क्या हो जाएगा उत्तर इनमें से, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक अनुसंधान। ये सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है। फिर आगे, एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को देखने के लिए अध्ययन के आयोजन करती है। ये एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र प्रयोग, फील्ड एक्सपेरिमेंट का उदाहरण है। फिर अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, या भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है? बताइए। मतलब कह रहा है कि ये अनुसंधान के तर्क पर, या अनुसंधान के शोध के परिणाम पर, या अनुसंधान की प्रक्रिया पर, या अनुसंधान के विषय पर, इन चारों में से किस पर जो है खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है? मतलब ये सारे वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, भावी सूचक, ये सब चीजें किसके अंदर आ जाते हैं? तो ये आपको बताने हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान के विषय पर। ये सारी चीजें अनुसंधान के विषय पर ही आते हैं। फिर एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखो याद रखिएगा, दीर्घकाल मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलता है जो अनुसंधान, उसको क्या कहते हैं? 1 साल 2 साल की बात नहीं, एकदम सालों साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक चलते हैं। तो ऐसे अनुसंधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनुदैर्घ्य। दैर्घ्य मतलब बहुत दीर्घ, लंबा, जो लंबा चले, है ना। फिर आगे है, अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडिनल और क्रॉस अनुभागीय या क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो क्या हो जाएगा उत्तर इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति। आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति में ही दोनों में अंतर है। फिर अनुसंधान परिकल्पना या हाइपोथेसिस को परिभाषित करने का एक उपयोगी तरीका क्या है? उपयोगी तरीका है, क्योंकि क्योंकि पूछ रहे हैं कि क्या है होगा इसमें से। दोबारा पढ़ लीजिए। अनुसंधान परिकल्पना को परिभाषित करने का एक उपयोगी तरीका है, क्योंकि एक पाठक को प्रभावित करता है, परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है, या शोध के निष्कर्ष के लिए निर्विवाद प्रमाणों को कायम रखने की अनुमति देता है, या उपयुक्त रूप से वैज्ञानिक है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के बाद जनगणना के आयोजन में उपयोग होती है? जनगणना जो हर 10 साल में होती है, तो इसमें कौन सी विधि उपयोग होती है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण विधि का उपयोग होता है। फिर है एक 9 वर्षीय 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है। यह एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन या क्रॉस सेक्शनल का ये उदाहरण है। फिर है एक मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? बताइए। मूलभूत अनुसंधान मतलब मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान मतलब व्यवहारिक अनुसंधान। तो इसके बीच अंतर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता। उपयोगिता में ही दोनों में अंतर है। फिर है एक वास्तविक विश्व प्रयोगशाला बनाने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जा सकता है? हमको प्रयोगशाला बनाना है जो वास्तविक हो, इसके लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो क्या हो जाएगा उत्तर बताइए 105 का? ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र प्रयोग या फील्ड एक्सपेरिमेंट का ही हम प्रयोग करेंगे। आगे 106, एक शोध अध्ययन में परीक्षा के प्रदर्शन पर इंटरनेट सर्फिंग के प्रभाव को जानने के विश्लेषण में यह पाया गया कि जैसे ही इंटरनेट सर्फिंग में प्रयुक्त समय बढ़ता है, परीक्षा प्रदर्शन कमतर होता जाता है। यह अध्ययन एक उदाहरण है। मतलब है कि इंटरनेट सर्फिंग में जैसे समय बढ़ता है, तो उसका जो प्रदर्शन है वो थोड़ा घट जाता है प्रदर्शन। तो ये जो है ये अध्ययन किसका उदाहरण है, ये पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें से उत्तर? 106 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंबंधी अनुसंधान का। फिर आगे क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि किसके साथ जुड़ी हुई है? याद रखिए, मानव कार्य और सिद्धांत की व्याख्या की विधि जुड़ा हुआ किसके साथ? तो धर्मशास्त्र, हेरमेनेयूटिक्स, ऑन्टोलॉजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरमेनेयूटिक्स। ह्यूमन से ही हेरमेनेटिक्स बना है, तो ह्यूमन मतलब मानव कार्य से संबंधित विधि। ठीक है ना? फिर आगे चलते हैं। आगे है एक शोधकर्ता द्वारा लोगों के मूल निवास में सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए कौन सी अनुसंधानीय विधि का उपयोग किया गया है? तो सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करना है तो कौन सी विधि अपनाएंगे, ये पूछ रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक अवलोकन। प्राकृतिक अवलोकन से ही हम सामाजिक व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे है कि दो चरों के अध्ययन के विषय में जब एक चर मूल्य में ऊपर और दूसरा नीचे चला जाता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? देखो, चर मतलब एक विशेषता, एक नाप, कोई सा भी एक मूल्य, वो एक तो ऊपर चला जाए और एक नीचे आ जाए, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? मतलब ऐसे को हम क्या बोलेंगे? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करके रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक सहसंबंध। क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो नकारात्मक सहसंबंध हम बोलेंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे अनुसंधान प्रक्रिया से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे।
कि सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लिया जाता है? बताइए, इन ये जो 4 लिखा हुआ है तो इसके कौन से क्रम सही है इसके? तो निष्कर्ष देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए, निष्कर्ष सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में ऑप्शन में देखिए यहाँ पे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहले में क्या है, पहले में नमूने का चयन करना, फिर चौथा है तथ्यों का संग्रह करना, फिर तीसरा है तथ्यों का विश्लेषण करना, फिर लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है ना। फिर आगे एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है? शोध समस्या किन परिस्थितियों में, इन 4 में से क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। उपयोगिता और प्रासंगिकता के संदर्भ में, खोज योग्य है, ज्ञान में कुछ नया जोड़ना है, उपयुक्त सभी, ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर आगे देखते हैं अनुसंधान की दिशा में पहला कदम क्या है? बताइए, अनुसंधान में पहला कदम सबको पता होना चाहिए। तो पहला कदम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समस्या का पता लगाना, यही सबसे पहला कदम होता है। फिर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखो ये सब पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। फिर आगे हैं, अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, या शोध के उद्देश्य शोध प्रबंध निबंध के पहले अध्याय में वर्णित होते हैं। उपयुक्त तो सभी, सभी तो नहीं होगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। फिर आगे है, एक अच्छी परिकल्पना या हाइपोथेसिस से क्या तात्पर्य है? अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधिपूर्वक विशिष्ट सुसंगत होनी चाहिए, या ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके, या सीमित दायरा या वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो नहीं होगा। अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें जो है उपयुक्त सभी ही सही हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छी हाइपोथेसिस तथ्यों के साथ विधिपूर्वक विशिष्ट सुसंगत भी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो परीक्षण योग्य भी होना चाहिए, और सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए, मतलब सीमित दायरे में भी ना होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से फिर है, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना उपकल्पना हाइपोथेसिस परिकल्पना एक ही बात है का वर्णन नहीं किया जा सकता है? बताइए, किस में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है? शून्य और प्रश्न रूप में, घोषणात्मक शब्दों में, सामान्य पारिभाषिक शब्दों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य पारिभाषिक शब्दों में हम उपकल्पना या हाइपोथेसिस का वर्णन नहीं कर सकते, बाकी सब में हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया गया है, शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है, उपयुक्त तो सभी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी। उपयुक्त तो सभी जो है सही है। देखो, उद्देश्य को पहले अध्याय में वर्णित किया जाना चाहिए, बिल्कुल। साथ में विश्लेषण क्षमता भी होनी चाहिए, और परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है, तो ये भी सही है। फिर आगे है, अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्त या आवश्यक तत्व कौन सी है? अच्छी तरह से की गई उपकल्पना, एक अच्छा शोध पर्यवेक्षक, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें, या अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना, यही है एक आवश्यक शर्तें, है ना, अनुसंधान की। क्योंकि उपकल्पना के माध्यम से ही हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, है ना, तो इसीलिए ये जरूरी है। फिर है 118वां, अनुसंधान प्रक्रिया की परिशुद्धता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इन चारों में से बताइए। तो 118 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही सही है ना। फिर आगे है, निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक सामाजिक पर्यवेक्षण के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है? वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के पिता निम्न में से कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन में से एक है। तो ऐसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
इसका उत्तर हो जाएगा बूथ। ये याद रटने वाला है तो इसको रट लीजिएगा। फिर 120वां आज का लास्ट क्वेश्चन, एक शोध योजना विस्तृत होनी चाहिए, समीक्षा और टिप्पणी के लिए दूसरों के समक्ष रखना चाहिए, शोध अध्ययन के लिए तर्कशील हो, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा उत्तर 120 का? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एक शोध योजना में विस्तृत भी होनी चाहिए, समीक्षा टिप्पणी शायद दूसरे के समक्ष रखना चाहिए और शोध अध्ययन के लिए तर्कशील भी होना चाहिए। तो इस प्रकार आज की कक्षा पूरी हो जाती है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।